3 जून 2025 सुबह 4:44। केर्च जलडमरू मध्य की गहराई में यूक्रेनी एजेंट महीनों तक ऐसा करते रहे जो किसी के लिए कर पाना नामुमकिन होना चाहिए था। उन्होंने रूस के सबसे सुरक्षित पुल के नीचे बम लगाए। ये वही पुल है जिसकी लागत करीब $4 अरब थी। ये वही पुल है जिसका उद्घाटन खुद पुतिन ने ट्रक चलाकर किया था। और जब डेटोनेटर को सक्रिय किया गया तो 1100 किलो TNT पुल के सहारे वाले खंभों पर फट गया। अगर आपको लगता है यही कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा था तो आप अभी भी नहीं समझे, क्योंकि ये धमाका सिर्फ एक हिस्सा था, एक छोटा सा हिस्सा एक बहुत बड़े प्लान का जिसे सालों से तैयार किया जा रहा है और जो अब 2026 में आखिरकार अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है। यूक्रेन क्रीमिया में कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और पुतिन को इसका पता है, लेकिन अब वो इसे रोक नहीं सकते। सवाल है कैसे? जिस देश के पास नाम मात्र की नौसेना है वह दुनिया के सबसे ताकतवर बेड़ों में से एक को कैसे ध्वस्त कर रहा है, और पुतिन अपनी पूरी सेना के साथ अब जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इसका जवाब आपकी सोच से ज्यादा परेशान करने वाला है। ये समझने के लिए कि अब क्या हो रहा है, आपको 12 साल पीछे समय में लौटना होगा। फरवरी 2014। व्लादिमीर पुतिन कीव की राजनीतिक अराजकता का फायदा उठाते हैं। वो 4 हफ्तों से भी कम समय में बिना पहचान वाले सैनिक भेजते हैं। वह पूरी प्रायद्वीप पर कब्जा कर लेते हैं, लगभग बिना कोई गोली चलाए। पुतिन ने कहा कि वह उनके शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने कहा कि क्रीमिया पवित्र भूमि है, यह काला सागर में एक न डूबने वाला विमानवाहक पोत है, और एक बात में वो सही थे। क्रीमिया कोई साधारण जमीन का टुकड़ा नहीं है, वहीं से रूस पूरे काला सागर को नियंत्रित करता है। सेवास्तोपोल से, जो क्रीमिया में रूस का मुख्य नौसैनिक अड्डा है, वहीं से रूसी बेड़ा निकलता है। क्रीमिया से ही वे मिसाइलें दागी जाती है जो कीव, ओडेसा, माइकोलाइव पर गिरती है, और भी बहुत कुछ है। काला सागर के नीचे उन जल क्षेत्रों में जो कभी यूक्रेन के थे, 2014 में सैकड़ों अरब डॉलर की अनुमानित प्राकृतिक गैस के भंडार वहां मौजूद हैं। जब पुतिन ने क्रीमिया पर कब्जा किया तो उन्होंने सिर्फ एक टुकड़ा जमीन नहीं लिया, उन्होंने काला सागर में यूक्रेन की 80% ऊर्जा भंडार पर कब्जा कर लिया। सच ये है कि क्रीमिया पर कब्जा करने वाला आधी जंग पर नियंत्रण पा लेता है। इसी वजह से जब 2022 में बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू हुआ तो क्रीमिया सब कुछ का आधार बन गया। सैनिक, गोला बारूद, ईंधन, मिसाइलें सब वहीं से जाते थे। लेकिन पुतिन नहीं जानते थे कि यूक्रेन देख रहा था, अध्ययन कर रहा था, इंतजार कर रहा था और कुछ ऐसा तैयार कर रहा था जिसे समझने में रूस को सालों लगने वाले थे। पहला सुराग बड़े पैमाने पर आक्रमण के कुछ महीनों बाद ही सामने आया। 2022 में यूक्रेनी ड्रोन सेवास्तोपोल के ऊपर दिखाई देने लगे, छोटे, सस्ते, लगभग जुगाड़ से बने हुए। कभी यहाँ किसी जहाज को निशाना बनाते, कभी वहाँ किसी बेस को। रूसियों ने इन्हें अलग थलग घटनाएं कहा। दुनिया की मीडिया ने शायद ही इसकी खबर दी, लेकिन हमले रुके नहीं। 2023 में यूक्रेन ने ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ। एक ऑपरेशन जिसे उसने केकड़ा जाल नाम दिया। यूक्रेन ने इंग्लैंड और फ्रांस द्वारा निर्मित स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें काले सागर बेड़े के मुख्यालय पर दागी, ठीक उस समय जब वहां कमांड की बैठक चल रही थी। कम से कम 9 रूसी अधिकारी मारे गए, उनमें जनरल भी शामिल थे। ऐतिहासिक इमारत जो सोवियत संघ के समय से रूसी नौसैनिक शक्ति का प्रतीक रही है, खंडहर में बदल गई। पहले ही 2022 में यूक्रेनी मिसाइलों ने मॉस्को क्रूजर को डुबो दिया था, जो रूसी बेड़े का सबसे महत्वपूर्ण जहाज था। 2023 और 2024 में अन्य जहाजों और पनडुब्बियों की बारी थी, जिन्हें उन्हीं के बंदरगाहों के अंदर निशाना बनाया गया। हवाई पट्टी पर विमान नष्ट हुए और वायु रक्षा प्रणालियां
पूरी तरह तबाह कर दी गई। और किसी समय 2024 और 2025 के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। काला सागर बेड़ा, जो दुनिया के सबसे पुराने और शक्तिशाली बेड़ों में से एक है, जिसे प्रिंस पोटेमकिन ने 1783 में स्थापित किया था, भाग गया। उसने सेवस्तोपोल को छोड़ दिया, वह बेस जो 200 से भी अधिक वर्षों तक रूसी नौसेना का घर रहा। रूस ने अपने जहाजों को नोवोरोसिस्क वापस बुला लिया, जो काला सागर के दूसरी ओर असली रूसी क्षेत्र में है। आधुनिक इतिहास में पहली बार किसी नौसेना को समुद्र से बाहर ऐसे देश ने निकाला जिसके पास खुद नौसेना नहीं थी। और यही से कहानी रूस के लिए वाकई परेशान करने वाली होने लगती है, क्योंकि जो आप समझने वाले हैं वो सिर्फ एक प्रायद्वीप की बात नहीं है। ये उस बारे में है कि कैसे एक ऐसा देश जिस पर हमला हुआ है, जिसके पास हमलावर से कहीं कम संसाधन हैं, आधुनिक युद्ध के नियमों को फिर से लिख रही है। न तो परमाणु पनडुब्बियां, न ही एयरक्राफ्ट कैरियर, न ही संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा सैन्य बजट, सिर्फ दिमाग, धैर्य और ड्रोन के साथ। और ये तो बस शुरुआत थी। हम 3 जून 2025 पर वापस आते हैं। सुबह के 4:44। केर्च जलडमरू मध्य पर बना पुल 19 किलोमीटर लंबा है। यह यूरोप का सबसे लंबा पुल है और पुतिन के लिए यह सिर्फ पुल नहीं, एक प्रतीक था। यह इस बात का भौतिक प्रमाण था कि क्रीमिया अब हमेशा के लिए रूस का हिस्सा है। 2018 में व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस पुल का उद्घाटन किया, पूरी दुनिया के कैमरों के सामने खुद कमास ट्रक चलाते हुए। 2022 के बाद ये पुल कुछ और बन गया। ये रूसी सेना के लिए दक्षिणी यूक्रेन में मुख्य आपूर्ति मार्ग बन गया। ईंधन, गोला बारूद, स्पेयर पार्ट्स, सैनिक, सब कुछ वहीं से होकर जाता था। इसी वजह से इस पर पहले भी हमला हो चुका था। अक्टूबर 2022 में विस्फोटकों से भरा एक ट्रक ने पुल के हिस्से को गिरा दिया था। जुलाई 2023 में समुद्री ड्रोन, जिनमें हर एक में 850 किलो विस्फोटक था, उन्होंने एक और खंबे के नीचे धमाका किया। रूसियों ने मरम्मत कर सुरक्षा मजबूत की। उन्होंने पानी में सोनार लगाए, उन्होंने गश्त की, सुरक्षा जाल लगाए और सोचा कि वे सुरक्षित हैं। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी, जिसकी अगुवाई वासिल मल्युक कर रहे थे, पहले से ही एक और ऑपरेशन चला रही थी, एक ऐसा ऑपरेशन जो महीनों तक चला। यूक्रेनी एजेंटों ने दर्जनों बार पानी में प्रवेश किया, पूरी गोपनीयता में। उन्होंने पानी के नीचे के सहारा देने वाले खंभों पर सीधे विस्फोटक लगाए। एक एक खंभा, एक एक विस्फोटक बिना पकड़े गए। कुल मिलाकर 1100 किलो TNT। ये एक बड़े हवाई बम के बराबर है। इसे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है, पानी के नीचे छुपा इशारे का इंतजार कर रहा है। जब इशारा मिला उस दिन 3 जून को पुल कांप उठा, स्तंभों को नुकसान पहुंचा, संरचना में दरार आ गई। पहले ही 2024 में एक यूक्रेनी खुफिया एजेंट, जिसे सिर्फ कोड नेम हंटर के नाम से जाना जाता है, ने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी थी। उसने साफ साफ कहा, क्रीमिया का पुल बर्बाद होने वाला है। 3 जून 2025 को उसने साबित किया कि वह सच में गंभीर था। फिर 2026 में जो हुआ, उसने दिखा दिया कि सिर्फ पुल ही नहीं, और भी चीजें बर्बाद होने वाली थी। 2026 युद्ध अपने 5वें साल में प्रवेश कर गया था। क्रीमिया में कुछ बदल गया था। हमलों ने अलग थलग घटनाओं की तरह दिखना बंद कर दिया था। वे एक सिलसिला बन गए, आपस में जुड़ी हुई कार्रवाइयों की एक श्रृंखला, जहां हर चुना गया लक्ष्य अगले कदम की जमीन तैयार करता था। 5 अप्रैल 2026 यूक्रेनी सैन्य खुफिया ने रात में ड्रोन से स्लावियांस्क नाम की रूसी फेरी पर हमला किया। ये एक महत्वहीन लक्ष्य लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। स्लावियांस्क केर्च जलडमरू मध्य में अभी भी चल रही आखिरी रेलवे फेरी थी। आखिरी यही वो फेरी थी जो क्रीमिया में रूसियों के लिए ईंधन, गोला बारूद और भारी उपकरण ले जाती थी, जब भी पुल पर ज्यादा बोझ होता या वह क्षतिग्रस्त हो जाता था।
स्लावियांस्क जलने पर रूस ने प्लान बी खो दिया। 20 दिन बाद 26 अप्रैल सेवास्तोपोल। एक ही रात में यूक्रेनी विशेष बलों के कमांडो ने एक साथ 3 युद्धपोतों पर हमला किया। यमल लैंडिंग जहाज फिलचेनकोव और इवान खुरस एक खुफिया जहाज। पास के एक एयरबेस जिसे बेलबेक कहा जाता है, वहां उन्होंने रनवे पर एक रूसी एलिट फाइटर जेट को नष्ट कर दिया, जो उन जेट्स में से है जिनकी कीमत करोड़ों डॉलर होती है। एक उन्नत रडार को नष्ट कर दिया गया। एक नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र पर भी हमला हुआ। ये सब सिर्फ एक ही रात में हुआ, और ये सिर्फ सेवास्तोपोल में ही नहीं हुआ। कुछ हफ्ते पहले काले सागर के दूसरी तरफ नोवोरोसियस्क में, जो रूसी बंदरगाह है जहां काला सागर नौसैनिक बेड़े ने शरण ली थी, वहां भी यूक्रेनी ड्रोन पहले ही हमला कर चुके थे। माइनस स्वीपर जहाज वैलेंटिन पिकुल डूब गया। 2 फ्रिगेट्स, जो बड़े रूसी युद्धपोत है, क्षतिग्रस्त हो गए। रूसी पनडुब्बियों ने वह किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। वे अपने बंदरगाहों में गोता लगाने लगे, समुद्र में दुश्मन से छिपने के लिए नहीं, आसमान से आने वाले ड्रोन से छिपने के लिए। आज काला सागर का बेड़ा, जिसे सैन्य विश्लेषक भूतिया बेड़ा कहते हैं, कागजों पर है, बाहर नहीं निकल सकती, हमला नहीं कर सकती और लगभग किसी चीज की रक्षा भी नहीं कर सकती। और केर्च जलडमरू मध्य के बीच में पुतिन का पुल अब भी खड़ा है, घायल। जल्दी जल्दी मरम्मत की गई, पहले से कहीं ज्यादा निगरानी में, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा अकेली। हर फेरी नष्ट कर दी गई, हर जहाज डुबा दिया गया, हर बेस नष्ट हुआ, हर हमले ने घेरा कस दिया। क्रीमिया अब द्वीप बन रही है। ड्रोन से घिरे द्वीप पर कोई ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। अब जो हो रहा है उसकी असल पैमाना समझने के लिए एक आदमी जिसका नाम बेन हॉजेस है, उसकी बात सुनना जरूरी है। हॉजेस संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है। उन्होंने यूरोप में सभी अमेरिकी सेनाओं की कमान संभाली। उन्होंने करीब 40 साल वर्दी में रहे और 2022 से वह एक ही वाक्य दोहराते आ रहे हैं, इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में, सैन्य सम्मेलनों में। वह वाक्य है, क्रीमिया इस युद्ध की निर्णायक रणभूमि है। हॉजेस के लिए डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया में जो कुछ भी होता है वो सब महत्वपूर्ण है, लेकिन वह द्वितीयक है, क्योंकि जब तक रूस क्रीमिया पर नियंत्रण रखता है, यूक्रेन कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। वह अपनी अर्थव्यवस्था फिर से नहीं बना पाएगा। वह काला सागर के रास्ते अनाज निर्यात नहीं कर पाएगा, क्योंकि पुतिन प्रायद्वीप से उसके बंदरगाहों को बंद करने का फैसला कर सकते हैं। हॉजेस ने 2025 में साफ साफ कहा, वो पुल गिर जाएगा। उनके लिए ये सिर्फ समय की बात है। और 2026 में उन्होंने और भी आगे बढ़कर कहा कि यूक्रेन को अभी प्रायद्वीप में जमीनी सेना भेजने की जरूरत नहीं है, क्लासिक आक्रमण की जरूरत नहीं, बस क्रीमिया को ऐसा बना देना है कि उसका बचाव करना और उसे रसद पहुंचाना नामुमकिन हो, रूसी सैनिकों के लिए वहां रहना नामुमकिन हो जाए। और जैसा कि आपने खुद देखा, ठीक यही हो रहा है। अब सोचिए कि इसका मतलब पुतिन के लिए क्या है। क्रीमिया उनके शासन की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत थी। ये 1 दशक से भी अधिक समय तक पूरी रूसी प्रचार की नींव थी। अगर क्रीमिया गिरती है तो सिर्फ एक प्रायद्वीप नहीं, बल्कि रूसी जनता को पुतिन जो पूरी कहानी सुनाता है वो भी ढह जाती है। युद्ध का औचित्य गिर जाता है। रूस के पास अपनी सीमा के बाहर जो सबसे रणनीतिक सैन्य अड्डा है वह भी गिर जाता है। साथ ही पुतिन द्वारा साम्राज्य फिर से बनाने का मिथक भी टूट जाता है। इसी वजह से रूस अपनी मोर्चाबंदियों को मजबूत कर रहा है। इसी वजह से बेलबेक में हवाई जहाजों के लिए बख्तरबंद आश्रय बनाए जा रहे हैं। इसी वजह से वह ऐसे संसाधन वहां भेज रहा है जिनकी दूसरी जगहों पर कमी है, ताकि प्रायद्वीप पर पकड़ बनाए रख सके। लेकिन इसमें एक समस्या है। मार्च 2026 में रूस ने एक ही महीने में जितने सैनिक खोए उतने किसी भी और महीने में युद्ध शुरू होने के बाद से नहीं खोए थे।
35,000 सैनिक मारे गए या घायल हुए। लगभग 4 सालों में पहली बार रूस जितने सैनिक भर्ती कर पा रहा है उससे ज्यादा सैनिक खो रहा है। और इससे सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि जो सेना अपनी क्षति की भरपाई नहीं कर सकती वह 2 मोर्चों की रक्षा नहीं कर सकती। तो सवाल उठता है, आगे क्या होने वाला है? क्या रूस इस पुल की रक्षा लंबे समय तक कर पाएगा? सच ये है कि किसी को तारीख नहीं पता, किसी को भी सही महीना नहीं पता, लेकिन दिशा स्पष्ट है। यहाँ तक कि रूसी सैन्य विश्लेषक जो रूसी सरकार से जुड़े ब्लॉग्स में लिखते हैं अब दबे स्वर में स्वीकार कर चुके हैं कि कुछ बदल गया है। पुल अभी भी खड़ा है लेकिन घायल है। अब मरम्मत और बार बार करनी पड़ रही है और हर बार ज्यादा महंगे। सैन्य विशेषज्ञ एक बात पर सहमत हैं, चौथा हमला सिर्फ समय की बात है। अगर वो सही तरीके से, सही तकनीक के साथ, सही समय पर आता है तो पुल गिर जाएगा। और जब वह गिरेगा तो युद्ध में उसे फिर बनाना संभव नहीं होगा। यूक्रेनी ड्रोन जब 24 घंटे जलडमरू मध्य की निगरानी कर रहे हो तब बिल्कुल नहीं। फेरिया तो पहले ही जा चुकी है, जहाज छुपे हुए हैं, पनडुब्बियां अपने बंदरगाहों में गोता लगा रही हैं, हवाई ठिकानों को कंक्रीट से मजबूत किया जा रहा है, हमला करने के लिए नहीं बल्कि बचने के लिए। इसी बीच क्रीमिया के अंदर कुछ खामोशी से होने लगता है। प्रायद्वीप में तैनात रूसी सैनिक ऐसी जगह पर है जो कभी भी दुनिया से कट सकती है, रूस से कट सकता है। और जब ऐसा होगा तो उन्हें सबसे आखिर में पता चलेगा। 2014 में पुतिन ने 4 हफ्तों में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, वो भी बिना कोई गोली चलाए। उसने सोचा था कि उसने हमेशा के लिए प्रायद्वीप जीत लिया, साम्राज्य फिर बना लिया और यूरोप का नक्शा बदल दिया। 12 साल बाद उसे पता चल रहा है कि वह कितना गलत था। अगर इस वीडियो ने आपको इस युद्ध में क्या हो रहा है इसे बेहतर समझने में मदद की है तो नीचे लाइक जरूर करें। ये चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत फर्क डालता है। और अगर आप आगे की विश्लेषण देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम हर हफ्ते नया कंटेंट प्रकाशित करते हैं। जाने से पहले मुझे कमेंट्स में बताएं, आपकी राय में क्या क्रीमिया 2026 में ही यूक्रेन के पास वापस आ जाएगी या पुतिन अभी भी कुछ और सालों तक प्रायद्वीप को अपने पास रख पाएंगे? मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या सोचते हैं। हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे।